हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ भाई, मैं आप लोगों को आवर्त सारणी पढ़ा रहा था और आवर्त सारणी में अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं आवर्त सारणी का विकास। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको आधुनिक आवर्त सारणी बताई थी, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उस आधुनिक आवर्त सारणी को आप लोगों ने 18 वर्ग और 7 आवर्त में वर्गीकृत किया था। 18 वर्गों और 7 आवर्तों में वर्गीकृत किया था। फिर मैंने आपको चार्ट बनाया था, कुछ जो वर्ग थे महत्वपूर्ण उनके मैंने आपको नाम बताए थे कि उन्हें किस नाम से जाना जाए। सार धातु वर्ग, सारीय मृदा धातु वर्ग, हेलोजन, निकोजन, चालकोजन, सिक्का धातु वर्ग, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग। यहाँ तक की बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करते हैं आवर्त सारणी का विकास। आवर्त सारणी का विकास मतलब आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर है इसका हम लेते हैं आज पार्ट 2। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा? आवर्त सारणी का वर्गीकरण। आवर्त सारणी का वर्गीकरण पार्ट 1 में क्लियर करा चुका हूं आप लोगों को। पार्ट 1 जो था वो था हमारा आवर्त सारणी का विकास। आज हम पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी का वर्गीकरण, या इसको हम बोल सकते हैं तत्वों का वर्गीकरण। क्या बोल सकते हैं बेटा? तत्वों का वर्गीकरण। और जो तत्वों का वर्गीकरण है ये हमें मुख्य रूप से 2 प्रकार से करना है। कितने प्रकार से करना है? 2 प्रकार से। जो आधुनिक आवर्त सारणी थी इसको बोहर सारणी भी बोला जा सकता है, क्योंकि यह चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आपको। बोहर, बरी, रेग और वर्नर 4 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर इस आवर्त सारणी का डिजाइन तैयार किया है। तो जो तत्वों का वर्गीकरण है उस वर्गीकरण में हम पहला वर्गीकरण जो पढ़ते हैं वो है बोहर के अनुसार। किसके अनुसार? बोहर के अनुसार वर्गीकरण। किसके अनुसार? बोहर के अनुसार। और दूसरा जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे वो होगा बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर। अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर, ठीक बात है। अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट हमने लिखा एस खंड के तत्व। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। एस खंड के तत्व, पी खंड के तत्व, डी खंड के तत्व और एफ खंड के तत्व। क्लियर बात है? देखिए, जब भी आप एस पी डी एफ लिखते हैं हमेशा ये स्मॉल लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर नहीं होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी हमेशा स्मॉल लिखें, एफ हमेशा स्मॉल लिखें। कैपिटल डी कैपिटल एफ यूज में नहीं लेंगे, ठीक बात है। चलिए, पहला वर्गीकरण है बोहर के अनुसार। बोहर के अनुसार भी तत्वों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा जाता है। पहले जो तत्व होते हैं उनको बोला जाता है, पहली कैटेगरी हमने रखी अक्रिय गैस तत्व। कौन से तत्व रखे? अक्रिय गैस तत्व। दूसरी कैटेगरी में हमने लिखा प्रतिनिधि या इनको बोल सकता हूँ सामान्य, प्रतिनिधि या सामान्य तत्व। तीसरी कैटेगरी में हम लोग रखते हैं संक्रमण तत्वों को। किसको रखा हमने? संक्रमण तत्व। और चौथी कैटेगरी में हम रखते हैं आंतरिक संक्रमण तत्वों को। किसको रखते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्वों को, ठीक बात है। ये आंतरिक संक्रमण तत्व, ये वर्गीकरण आपको पढ़ना है। मैं आपको इनके बारे में जानकारी दूंगा। हम इनके बारे में शॉर्ट जानकारी पढ़ेंगे क्योंकि ये पुराना वर्गीकरण था, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट जब हम एस पी डी एफ में आएंगे तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ये पार्ट हमें क्लियर हो, क्योंकि आगे आपके 4 चैप्टर चलते हैं। एस ब्लॉक चलता है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये चारों पार्ट आपके डिटेल में आप लोगों को पढ़ने होते हैं। क्लियर है? चलिए, हमने कहा बोहर के अनुसार वर्गीकरण। तो देखो, हमने ये कहा बोहर ने सबसे पहली कैटेगरी कौन सी रखी तत्वों की? अक्रिय गैस तत्व। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? अक्रिय गैस तत्व। इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज़ क्लियर कर लें अपने माइंड में, या आप एक चीज़ समझ लें। वो क्या है? ये हमारे पास नाभिक है, ये पहला कोष,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आप कोष बनाते हैं। इन कोषों को आपने छोटी क्लासों में के, एल, एम, एन, ओ नाम दिए थे, लेकिन यहाँ इनको n इक्वस टू 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5 नाम दिया जाएगा। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 नाम क्या देंगे इनको? पहले कोष को n बराबर 1, दूसरे को 2, 3, 4, 5। ठीक बात है। यहाँ ये जो n है, ये n मुख्य क्वांटम संख्या है। n क्या है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या। अगर आपने बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा था, याद करो, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल, उसमें कहीं न कहीं आया था MVR बराबर NH अपॉन में 2π। MVR बराबर NH अपॉन में 2π बोहर के परमाणु मॉडल में आया था। किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H अपॉन 2π का बहु समाकल होता है और उसको हम n से मल्टीप्लाई करते हैं। बोहर ने ये सूत्र दिया था। इस सूत्र में ये जो n है, ये n बोहर ने बताया कि ये मुख्य क्वांटम संख्या है और मुख्य क्वांटम संख्या हमें कोषों की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देगी? कोष की जानकारी देती है। और यहाँ देखिए n बराबर 1 लिखा तो पहला कोष, 2 लिखा तो दूसरा, 3 लिखा तो तीसरा, मतलब n का मान कभी भी 0 नहीं होगा। n का मान 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जा सकता है। अनंत कोष हमारे पास हो सकते हैं। ये n मुख्य क्वांटम संख्या है जो हमें कोष की जानकारी देती है। क्लियर बात है। अब एक और चीज समझ लो साथ में। मान लो मैंने ये सबसे बाहर ये बनाया, तो ये जो सबसे बाहर लिखा हुआ है, इस वाले कोष को मैं नाम दूंगा बाह्यतम कोष। क्या नाम दूंगा बेटा? बाह्यतम कोष। जो सबसे बाहर बना हुआ है उसको बाह्यतम कोष। जो उसके अंदर की तरफ है, उसके अंदर की तरफ है। अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए इसको रब करता हूं यहाँ वाले पार्ट को। ये आप सबको पता है। अब हम इसको नए सिरे से लेते हैं। ये बाह्यतम कोष है। बाह्यतम कोष को हमेशा n से प्रदर्शित करना है। किससे दर्शाएंगे? n, स्मॉल n से। अब इससे जस्ट अंदर जाऊंगा, इधर से अंदर जा रहा हूं, तो क्या मैं इसको n-1 लिख दूं? क्या इससे और अंदर जाऊंगा तो n-2 लिख दूंगा? समझ में आ गई बात आपके? क्या कहा मैंने? बाह्यतम कोष को n से रिप्रेजेंट करूंगा, n, स्मॉल n से। मान लो इसका मान 4 है, तो इससे आगे जाऊंगा तो ये 3 होगा ना, अंदर वाला। भाई ऐसे चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5। चलो ये 5 नंबर है, तो इससे अंदर वाला 4 नंबर होगा। मैंने कहा n का मान 5 है, तो ओबियसली n-1 करते ही 4 आ जाएगा। क्या? तो देखो, हमने कहा ये बाह्यतम कोष को दर्शाता है। यहाँ लिख देता हूँ नीचे। n जो है वो किसको दर्शा रहा है? बाह्यतम कोष को। अब n- कम करूंगा, 1 कम कर दिया तो अंदर चले गए, तो इस वाले कोष को मैं नाम दूंगा उपांतीय कोष। क्या नाम दूंगा? उपांतीय कोष। और इससे और अंदर गए तो n-2 करना पड़ेगा। मतलब ये जो कोष आपको दिखाई दे रहा है, इस कोष को मैं n-2 लिखूंगा, क्योंकि इसको n लिखा है तो इसको n-2। और जिसको n-2 लिखूंगा बेटा, उसको बोलूंगा पूर्व उपांतीय कोष। क्या बोलूंगा? पूर्व उपांतीय कोष। ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए। बाह्यतम कोष को n जो है वो बाह्यतम कोष को रिप्रेजेंट करेगा, n-1 उपांतीय कोष को रिप्रेजेंट करेगा, n-2 पूर्व उपांतीय कोष को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है क्या सबको बात? 3 वर्ड मैंने आपको बोले, बाह्यतम कोष, उपांतीय कोष, पूर्व उपांतीय कोष। ये जो पूरा वर्गीकरण है, इस पूरे वर्गीकरण में ये 3 चीजें आपको सबसे ज्यादा काम में लेनी है। या जो बोहर ने वर्गीकरण किया था, वो पूरा वर्गीकरण बाह्यतम कोष, उपांतीय कोष और पूर्व उपांतीय कोष पर आधारित था। ठीक बात है। तो देखो, हमने कहा अक्रिय गैस तत्व। अक्रिय गैस तत्वों की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले में बोहर ने इनके लिए सबके लिए परिभाषा निर्धारित करी। वो परिभाषा क्या थी? वो परिभाषा ये थी कि ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोष, ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोष पूर्ण पूरित होता है। ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोष पूर्ण पूरित होता है। पूर्ण पूरित का मतलब पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल है। ऐसे तत्वों को
अक्रिय गैस तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोष पूर्ण पूरित होगा उन तत्वों को अक्रिय गैस तत्वों की श्रेणी में रखा जाएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा इन तत्वों का सामान्य, अच्छा सामान्य की जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन विन्यास की। किसकी बात करोगे बेटा? बाह्यतम कोष की। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2NP6 होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2NP6 होता है। N मैंने आपको बता दिया बाह्यतम कोष को दर्शाता है, तो NH2NP6 मतलब बाह्यतम कोष के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्यतम कोष के P उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक बात है। मतलब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2NP6 है, ये पूर्ण पूरित विन्यास को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ अष्टक पूरा हो रहा है। अष्टक पूर्ण है क्या? और अष्टक पूर्ण है, इसलिए मैंने इस विन्यास को पूर्ण पूरित माना है। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। बट एक चीज का ध्यान रखें विशेष रूप से कि ये जो विन्यास है अक्रिय गैस तत्वों में से हीलियम इसका अपवाद है। क्या लिखा मैंने? हीलियम इसका अपवाद है। आगे लिखूंगा, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से अक्रिय गैसों की श्रेणी में रखे गए हैं। तो मैंने क्या कहा, बोहर के अनुसार बोहर ने 2 बातें बताई। ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोष पूर्ण पूरित होता है अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2NP6 होता है, परंतु हीलियम इस विन्यास का क्या है? अपवाद है। मैंने इसको पूर्ण पूरित इसलिए माना क्योंकि यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 और 2 8, और 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पूर्ण पूरित विन्यास को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ अष्टक पूरा है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे आ गए, इसलिए अष्टक नियम की पालना हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा वर्तमान में मतलब अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी बात कर रहा हूं। SPDF बाद में पढ़ेंगे, इसकी ही बात कर रहा हूं मैं इनडायरेक्टली में यहां पर। तो मैंने ये बोला वर्तमान में इन तत्वों को वर्ग संख्या 18 में रखा गया है। वर्तमान में इनको कहाँ रखा गया है? वर्ग संख्या 18 में रखा गया है। और वर्ग संख्या 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन ये तत्व आते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन ये तत्व रखे गए हैं। क्लियर बात? ये सभी अक्रिय गैस तत्व है। एक चीज और समझ लो, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको पता होना चाहिए सबका, क्योंकि अक्रिय गैस विन्यास एक स्थायी विन्यास है। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर स्थायी विन्यास ग्रहण करना चाहता है। इसलिए जब भी हम आगे केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे या आगे के टॉपिक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको अक्रिय विन्यास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो, आप सबको पता है हीलियम 2 नंबर पे आता है। जिसको भी ये पता है हाइड्रोजन, हीलियम, तो हीलियम 2 नंबर पे आता है। अगर किसी बच्चे को ये पता है कि हीलियम 2 पे आता है तो वो आसानी से इनका परमाणु क्रमांक बता सकता है कि ये कितने नंबर पे आते हैं। इसके लिए हमें जादुई संख्या, मैजिक नंबर काम में लेना पड़ता है। और वो जो जादुई संख्या है वो है 2, 8, 8, 18, 18 और 32, 32। इसको जादुई संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा देता हूं, क्योंकि आपको केवल इतने से आपका काम चल रहा है एट प्रेजेंट में। ये 6 वर्ड है, 6 नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं, सबको एक ही बार पढ़ने से लर्न हो जाते हैं। 2, 8, 8, 18, 18 और 32। क्लियर बात? तो देखो मेरे पास यहाँ 6 तत्व है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं यहाँ से 5 संख्याएं काम में लूंगा। कितनी काम में लूंगा बेटा? 5। तो देखो मैंने इस 2 को हटा दिया, इधर से हटाना है। जब भी कम करेंगे संख्या तो इधर से कम करते चलना है। अब मेरे पास संख्या बची 8, 8, 18, 18 और 32। ये जो संख्या है, इस जादुई संख्या को इस पहले तत्व के परमाणु क्रमांक के साथ जोड़ते जाओ, अगले का परमाणु क्रमांक आ जाएगा।
समझ में आ गई बात आपके? तो देखो ये 2 नंबर पे है, ये सबको पता है कि हीलियम 2 पे आता है, तो 2 में कितना जोड़ूं? 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 10। मतलब नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है। 10 में कितना जोड़ूंगा? 8, तो कितना हो जाएगा? 18। मतलब आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। 18 में फिर कितना जोड़ूंगा? 18, मतलब कितना हो जाएगा? 36। तो क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 36। 36 में फिर कितने जोड़ूंगा? 18, तो कितना हो जाएगा? 54। मतलब जिनोन का परमाणु क्रमांक 54 है। 54 में कितना जोड़ूंगा? 32, मतलब कितना हो जाएगा? 86। यानी कि रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86 है। बोलो आसानी से कर सकते हो क्या? चलो, तो ये तो बात हुई इनके परमाणु क्रमांक की। तो जो वर्तमान आवर्त सारणी है, वर्तमान आवर्त सारणी में इन तत्वों को वर्ग संख्या 18 में रखा गया है। क्लियर बात है? और ये तत्व आवर्त संख्या 1 से 6 तक पाए जाते हैं। 1 से 6 तक पाए जाते हैं। वो आप टेबल में देख लेना, अगर किसी के नहीं समझ में आ रही है बात तो वो टेबल में देखें। मैंने यहाँ लिखा ये तत्व कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आवर्त संख्या 1 से 6 तक पाए जाते हैं। तो देखो पहला पॉइंट, इनका बाह्यतम कोश पूर्ण पूरित होता है, इनका विन्यास NH2NP6 होता है, पर हीलियम इस विन्यास का क्या है? अपवाद है। ये तत्व वर्ग संख्या 18 और आवर्त संख्या 1 से 6 में पाए जाते हैं। क्लियर है? फिर मैंने हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन लिखे, और इनके साथ में इनका मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप किस तरह से इनका परमाणु क्रमांक याद करेंगे। अगर किसी बच्चे को आवर्त सारणी की टेबल में से हर वर्ग के पहले तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो वो नीचे वाले सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक जादुई संख्या को काम में लेकर निकाल सकता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मैं बताता जाऊंगा कौन से वर्ग में क्या यूज में लेना है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? चलो, अब एक चीज और समझ लो। हमने कहा कि इनका विन्यास NH2NP6 है, तो मैंने ऐसा क्यों लिखा? तो सबसे पहले मैंने लिखा हीलियम। हीलियम का विन्यास लिखते हो तो क्या लिखते हो बेटा? 1s2। क्या लिखते हैं? 1s2। नियोन 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि ये 10 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे। हमने कहा हीलियम तो अपने नियम का अपवाद था कि NH2NP6 का, इसलिए इसको तो छोड़ दो। यहां पर आओ, यहां से समझो कि मैंने NH2NP6 क्यों लिखा है। तो देखो यहां 1 नंबर लिखा हुआ है क्या, और यहां 2 नंबर है, यहां भी 2 नंबर है, तो ज्यादा नंबर कौन सा हुआ? 2 ज्यादा हुआ तो यहां हो। ये नाभिक के जस्ट बाद में 1 नंबर आएगा, n बराबर 1, और उससे आगे n बराबर 2 आएगा। मतलब बाह्यतम कोश कौन सा बनेगा इनमें? ये वाला बाह्यतम कोश बनेगा। और ये बाह्यतम कोश बना क्योंकि यहाँ 2 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये बाह्यतम कोश का विन्यास हो गया। कहने का मतलब ये नाभिक है, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश है, और दूसरे कोश में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हमने भरे हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, पहले में कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो बाह्यतम ये बनेगा, और बाह्यतम कोश का ही विन्यास हम लोग यहाँ काम में ले रहे हैं अक्रिय गैसों के लिए। समझ में आ गई बात? तो हमने क्या लिखा कि NH2NP6 होता है। अब चेक करो क्या N बाह्यतम कोश को दर्शाता है? ये लिख रहा, देखो बाह्यतम कोश को N से दर्शाएंगे, तो N, इसका मतलब यहाँ 2 की जगह तो N लगा दूं, 2 की जगह क्या लिख दूं? N, S2 लिख दूं, इधर क्या लिख दूं? NP6। बात समझ में आ गई? 2 की जगह N लिख दिया 1 मिनट के लिए, और यहाँ 2 की जगह N लिख दिया, तो क्या ये विन्यास बना? अब यहाँ चलो, क्या ये विन्यास इससे मैच कर रहा है? इसलिए हम ये कहते हैं कि अक्रिय गैसों में हीलियम को छोड़कर बाकी अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश का विन्यास NH2NP6 आता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, हमने लिखा ऑर्गन, कितने पर आता है बेटा? 18 नंबर पर आता है। तो विन्यास बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6।
क्लियर? चलो, ये बाह्यतम बनेगा क्या? क्योंकि यहां से चलो देखो, ये n बराबर 1, इनके लिए n बराबर 2 और इसके लिए n बराबर कितना आ रहा है? 3। तो n बराबर 3 बाह्यतम बनेगा। और क्या बाह्यतम कोष में NH2 NP6 कंडीशन आ रही है क्या? n का मान 3 रख दो, n का मान 3 रख दो, तो क्या ये NH2 NP6 है? फॉलो कर रहा है? इसलिए हमने ये कहा कि ये जितने भी तत्व हैं, इन सभी तत्वों में बाह्यतम कोष का जो विन्यास है वो NH2 NP6 होता है। इसके बाद मैं बात करता हूं क्रिप्टॉन की। क्रिप्टॉन 36 नंबर पे आएगा, तो क्रिप्टॉन के लिए बाह्यतम विन्यास हो जाएगा 4s2 4p6। जिनोन 54 नंबर पे आता है, तो जिनोन के लिए हो जाएगा 5s2 5p6। यही बाह्यतम कोष का विन्यास हो जाएगा इसके लिए। अगर मैं बात करूं रेडोन की, तो वो 86 पे आता है, उसके लिए हो जाएगा 6s2 6p6। क्लियर? अब एक चीज और समझ लो, जिन बच्चों के थोड़ा सा भी डाउट है वो उसको क्लियर करें। जो आवर्त है बाह्यतम कोष उसी से संबंधित होगा, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन उस आवर्त से रिलेटेड उसमें ही जा रहा है। तो बाह्यतम कोष अगर 1 नंबर आवर्त है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन में यहां n का मान 1 आएगा। देखो, अगर n का मान 2 है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां 2 आ रहा है, n बराबर 2। अगर आवर्त संख्या 3 है तो n का मान 3 आ रहा है। आवर्त 4 है तो 4 आ रहा है, 5 है तो 5 आ रहा है, 6 है तो 6 आ रहा है। क्योंकि हमने ऊपर बोला ये तत्व आवर्त संख्या 1 से 6 में पाए जाते हैं। तो आवर्त संख्या 1 2 3 4 5 6 तक हो गए ना। 6 तत्व है आवर्त संख्या 1 से 6। हमें कैसे पता चल रहा है? वो यहाँ से चल रहा है कि यहाँ बाह्यतम कोष के लिए n का मान 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। क्लियर बात? समझ में आ गई क्या सबके? चलो, ये पहली कैटेगरी थी जो बोहर ने डिसाइड करी। अब हम बात करते हैं दूसरा। ये तो थे अक्रिय गैस तत्व। सेकंड हम लेते हैं दूसरा जो वर्गीकरण था वो था सामान्य या प्रतिनिधि तत्व। दूसरा वर्गीकरण क्या है बेटा? सामान्य या प्रतिनिधि तत्व। तो देखिए, बोहर ने जो वर्गीकरण किया था वो पूरा वर्गीकरण बाह्यतम कोष, उपांतीय कोष, पूर्व उपांतीय कोषों पर आधारित था। अक्रिय गैसों के लिए हमने बोला ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोष पूर्ण पूरित होता है, पूरा भरा होता है, उन्हें अक्रिय गैस तत्व कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सामान्य या प्रतिनिधि तत्वों की। तो हम ये कहते हैं ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोष तो रिक्त हो लेकिन उपांतीय कोष पूर्ण पूरित हो। क्या बोला मैंने? ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोष रिक्त हो लेकिन उपांतीय कोष पूर्ण पूरित हो। ठीक बात? ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोष तो खाली हो लेकिन उपांतीय कोष पूर्ण पूरित हो, उनको किस श्रेणी में रखना है? सामान्य या प्रतिनिधि तत्वों की श्रेणी में रखना है। समझ में आ गई क्या बात? फिर देखो, एक चीज और कह दी बोहर ने, वर्तमान में ये तत्व या वर्तमान में इन तत्वों को S व P खंड में रखा गया है। S व P खंड में रखा गया है। मतलब आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार S और P खंड में जो तत्व है वो तत्व सामान्य या प्रतिनिधि तत्वों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। प्रतिनिधि का मतलब क्या है? किसी भी वर्ग का वो पहला सदस्य जो अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करे। समझ में आ रही है बात? पर उसके साथ एक शर्त और लगेगी, वो ये लगेगी कि जब आप उसका विन्यास लिखेंगे तो विन्यास लिखने पर उनका उपांतीय कोष पूरा भरा होना चाहिए।
मतलब उपांतीय से मतलब समझते हो ना, बाह्यतम से जस्ट अंदर वाला जो कोश है वो पूरा भरा होना चाहिए, तब तो हम उनको सामान्य या प्रतिनिधि बोलेंगे, अन्यथा उनको सामान्य या प्रतिनिधि तत्व नहीं बोलेंगे। समझ में आई? इसलिए ये जो पर्टिकुलर जो डेफिनेशन, ये परिभाषा है, ये परिभाषा केवल एस और पी पर एप्लीकेबल है, डी खंड एफ खंड के तत्वों पर ये लागू नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया कि वर्तमान में इन तत्वों को किस खंड में रखा गया है, एस या पी खंड में रखा जा सकता है। क्लियर बात है? नहीं आई समझ में? जिनके नहीं समझ में आ रही है वो विन्यास के आधार पर चले। तो देखो, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब सामान्य इलेक्ट्रॉन में से बाह्यतम कोश का लिखते हो तो मैं यहाँ लिखता हूँ NS2, तो NS2 की जगह मैंने लिखा NS1 से 2, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। NS1 से 2, NP1 से 5 होता है। कितना होता है? NS2 1 से 2, NP1 से 5। अच्छा, मैं P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, पर मैंने यहाँ कितने लिखे? 5, क्योंकि अगर मैं यहाँ 6 लिख दूंगा तो यहाँ 2 और यहाँ 6 लिख दूंगा तो वो तो अक्रिय गैस का विन्यास हो जाएगा, और बोहर ने उनको अलग कैटेगरी में रख दिया। इसलिए यहाँ जो विन्यास हमने लिखा वो विन्यास क्या लिखा? NS2 1 से 2, NP1 से 6, मतलब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब तो पूर्ण पूरित है। लेकिन अगर 8 नहीं है टोटल मिलाकर तो फिर वो पूर्ण पूरित विन्यास को नहीं दर्शाता है। लेकिन उपांतीय भरा होना चाहिए। उपांतीय में अधिकतम जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। चेक करते हैं कैसे। देखो, मैंने लिखा लिथियम, लिथियम को मैं लिखता हूं 1s2 2s1। लिथियम का विन्यास क्या लिखा? 1s2 2s1 लिखा। अब 1s2 2s1 लिखा तो देखो ये तो n बनेगा ना, क्योंकि अधिकतम संख्या 2 है, और यहाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब इसको n-1 लिखूंगा। मतलब ये तो हो गया बाह्यतम कोश और ये हो गया उपांतीय कोश। तो हम इसको ऐसे बनाएं, या तो लिखूं तत्व, या लिखूं उपांतीय कोश, और या लिखूं बाह्यतम कोश। अब समझ में आ रही है बात आपके सबके? अलग अलग कर दिया मैंने। अब यहाँ तत्व लिया लिथियम, लिथियम का विन्यास हम लिखते हैं 1s2 2s1। तो देखो ये पहला कोश है, और पहले कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहले कोश में नहीं आएंगे। तो क्या यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए? हमने कहा आ रहे, इसका मतलब ये पूरा भरा हुआ है। लेकिन यहाँ चलो, एस में अधिकतम 2 भरे जा सकते थे, सही है, एक ही भरा हुआ है, एक बात तो ये। दूसरी बात, ये कोश कौन सा है? दूसरा, और दूसरा कोश है तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? तो किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोरबरी नियम से दी जाती है। किसी भी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 2n² से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होगा बेटा? 2n² से। तो पहले कोश में अधिकतम कितने आएंगे? तो यहाँ 1 रख दूं क्या? चेक कर लो अपने आप। यहाँ 1 रखूं तो 2 का ही, 1 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आए। मतलब पहले कोश में n बराबर 1 होने पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 2 भरे हुए हैं, इसलिए उपांतीय कोश पूरा भरा हुआ है। यहाँ चलो, यहाँ n का मान 2 रखो, और n का मान 2 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा? 8, और 8 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसका मतलब ये रिक्त है। आप समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा है NP1 से 5। आगे समझा दूंगा आपको पूरी तरह डिटेल। फिर चलो, लिथियम के बाद मैंने लिया बेरिलियम, यहाँ लिखा 1s2, यहाँ लिखा 2s2। क्या यहाँ s में 2 आ गए? पहले कोश में 2 भर सकते थे, 2 आ गए। लेकिन क्या यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या दूसरे में? नहीं आ रहे। दूसरे में केवल कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा? 2, और 2 आ रहे हैं, इसका मतलब अभी तक 6 इलेक्ट्रॉन और भर सकता हूं। मतलब ये पूरी तरह से रिक्त है, अभी भरा नहीं है, खाली है। बोरॉन 1s2 2s2 2p1। चेक करो, यहाँ 2s2 2p1, तो 2s2 2p1 आ रहा है, इसका मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है,
और इसको पूरा भरने के लिए 8 चाहिए। बोरबरी के नियम से दूसरे कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? n का मान 2 रख दो, 2 रखोगे तो 8 आने चाहिए, पर इसमें कितने हैं बेटा? 3। इसका मतलब ये अभी तक भी रिक्त है, लेकिन ये तो पूरा भरा हुआ है। फिर चलो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फिर बात करते हैं कार्बन की। 1s2 2s2 2p2, यही लिखूंगा। तो देखो टोटल 6 हो गए। अब 6 में से 2 तो चले गए उपांतीय में, और उपांतीय पूरा भर गया, लेकिन ये रिक्त है अभी भी, क्योंकि इसमें 8 आने चाहिए थे, और है कितने? 2 और 2 4। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। यहाँ कितने आए? 2 और 3 5, 2 और 4 6, 2 और 5 7। पूरे भरने के लिए तो 8 चाहिए। अभी तक किसी के भी बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आए। इसका मतलब इनका बाह्यतम कोष तो रिक्त है, लेकिन इनका उपांतीय कोष पूरा भरा हुआ है सबका। समझ में आ गई बात? अब देखो, मान लो मैं यहाँ नियोन लिख देता हूं। आप ऊपर पढ़ चुके हैं, नियोन अक्रिय गैस है, और नियोन में बाह्यतम कोष पूरा भरा होता है, इसलिए उसको अक्रिय गैस बोला है। जबकि सामान्य या प्रतिनिधि तत्व उनको बोलेंगे जिनका बाह्यतम कोष रिक्त होगा, मतलब उसका अष्टक पूरा नहीं होगा। तो देखो मैंने कहा 1s2 2s2 2p6, 6 और 2 कितने हो गए? 8। 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है। तो जब ये दोनों पूरे भरे हुए हैं, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इन तत्वों का जो विन्यास है, इसका नियोन का, वो पूर्ण पूरित विन्यास है। इसलिए इस नियोन को कभी भी आपको सामान्य या प्रतिनिधि तत्वों की श्रेणी में नहीं रखना है, क्योंकि यह पूर्ण पूरित विन्यास रखता है। क्लियर बात है? लेकिन इससे ऊपर वाले ये सभी तत्व जो हैं, इन तत्वों का बाह्यतम कोष रिक्त पाया जाता है। इनका बाह्यतम कोष रिक्त है। इसलिए ऐसे जितने भी तत्व आवर्त सारणी में होंगे, उन सबको सामान्य या प्रतिनिधि तत्वों की श्रेणी में रखा जाएगा। बोलो, सबके बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? लेकिन एक विशेष चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो मैं यहां लिख देता हूं। नोट लगाकर लिख रहा हूं, नोट आगे एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, या जब एस ब्लॉक पढ़ोगे तो और डिटेल से ये चीज क्लियर होगी। लेकिन यहां से एक नोट ले रहा हूं, वो यहां लिखता हूं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 3 तत्व लिखे मैंने। कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोहर के अनुसार इनको सामान्य या प्रतिनिधि की श्रेणी में रख सकते थे। परिभाषा के अनुसार इनको सामान्य या प्रतिनिधि में रखा जा सकता है पर इनके गुणों के आधार पर इनको सामान्य या प्रतिनिधि तत्व नहीं माना जा सकता है। इसलिए मैं नोट लिख रहा हूं, लिथियम बेरिलियम बोरोन को सामान्य या प्रतिनिधि तत्व न मानकर, सामान्य या प्रतिनिधि तत्व न मानकर सेतु तत्व ब्रिज एलिमेंट, सेतु तत्व माना जाता है। सामान्य या प्रतिनिधि तत्व न मानकर क्या माना जाता है? सेतु तत्व माना जाता है। मतलब आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से तत्व आवर्त सारणी में जिन्हें सेतु तत्व माना जाता है? तो वो कौन कौन से बेटा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। क्यों माना जाता है? उसका कारण देखो। उसका कारण क्या है? कारण है ये तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ गुणों में समानता नहीं रखकर
अपने निकटवर्ती वर्ग के तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं। क्या कहा मैंने? लिथियम बेरिलियम बोरोन को सामान्य या प्रतिनिधि तत्व न मानकर सेतु तत्व माना जाता है। कारण यहां लिखा क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के तत्वों के साथ गुणों में समानता न दर्शाकर किसके साथ समानता दर्शाते हैं? निकटवर्ती वर्ग के तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें सेतु तत्व कहा जाता है। मतलब एक वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है, इस वर्ग का जो भी सबसे ऊपर आने वाला तत्व है वो ये तत्व अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, क्योंकि एक वर्ग में समान गुण रखने वाले तत्वों को रखा गया है, तो ये तत्व अपने वर्ग के तत्वों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। पर ये क्या करता है? अपने निकटवर्ती वर्ग के कोई भी तत्व के साथ, ये निकटवर्ती वर्ग है, मान लो ये निकटवर्ती में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तत्व है, तो ये इनमें से किसी और तत्व के साथ गुणों में समानता रखता है, तो एक विकर्ण बन जाता है, एक डायगोनल रिलेशनशिप डेवलप हो गया, विकर्ण संबंध बन गया, इसलिए इन तत्वों को सेतु तत्व कहा जाता है और यह संबंध विकर्ण संबंध कहलाता है। देखो एक बार ऐसे समझ लो, मान लो मैंने ऐसे लिखा, पहले वर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बोलो ये तत्व आते हैं क्या? ये सारी धातु है और सभी सार धातु है सारे ही, तो ये इनके समान गुण दर्शाना चाहिए था लिथियम, बट ये लिथियम इनके जैसे गुण न दर्शा कर क्या करता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये दूसरा वर्ग हो गया। और यहां मैंने लिखा बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, ये लो। अब देखो ये लिथियम अपने वर्ग के तत्वों से समानता न दर्शाकर किसके साथ गुणों में समानता दर्शा रहा है? मैग्नीशियम के साथ। आगे पढ़ेंगे हम ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनमें लिथियम मैग्नीशियम से समानता दर्शाता है और ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनसे वो अपने वर्ग से भिन्न व्यवहार दर्शाता है। ये सारी चीजें एस ब्लॉक चैप्टर आएगा, अपने उसमें पढ़ेंगे। तो हमने कहा ये इसके साथ गुणों में समानता दर्शाता है, तो देखो क्या यहाँ एक सेतु बन रहा है, मतलब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से जुड़ा हुआ है, किसकी सहायता से? लिथियम की सहायता से, इसलिए इसको सेतु तत्व बोला गया। ऐसे ही बेरिलियम किसके साथ गुणों में समानता दर्शाता है? एल्यूमिनियम के साथ दर्शाता है। दर्शाना चाहिए था इनके साथ, पर किसके साथ दर्शा रहा है? एल्यूमिनियम के साथ। ऐसे ही बोरोन जो है वो किसके साथ गुणों में समानता दर्शाता है? सिलिकॉन के साथ समानता दर्शाता है। तो हमने कहा ये अपने वर्ग के प्रतिनिधित्व 100% प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, इनके गुणों में भिन्नता है और वो भिन्नता की क्या है कि ये इनके साथ समानता दर्शा रहे हैं। इनका आकार बड़ा है, नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार घटेगा, इनके आकार में लगभग क्या हो गई? समानता। इसलिए इनके गुण भी क्या है? एक दूसरे से मैच कर सकते हैं। इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये तत्व ठीक है, सामान्य या प्रतिनिधि तत्व है परिभाषा के हिसाब से, पर गुणों के आधार पर इनको हमने किस श्रेणी में रख दिया? सेतु तत्वों की श्रेणी में रख दिया। क्लियर बात है? अब कारण मैंने आपको यहां बता दिया। अच्छा, ये जो कंडीशन आ रही है कि अपने वर्ग से समानता न दर्शाकर दूसरे के साथ समानता दर्शाए, ये जो पूरी कंडीशन है, इस कंडीशन को विकर्ण संबंध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? विकर्ण संबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप विकर्ण संबंध के नाम से जाना जाता है। बोलो क्लियर है? समझ में आ गई के बाद? तो ये सेकंड वर्गीकरण था जो किसने किया था? बोहर ने किया था और उन्हें तत्वों को सामान्य या प्रतिनिधि तत्वों की श्रेणी में रखा था। ठीक बात है। थर्ड बात करते हैं हम, तीसरा जो है वर्गीकरण का तीसरा पार्ट, तीसरा है हमारे पास संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व तीसरा पार्ट कौन सा है? संक्रमण तत्व। और जो संक्रमण तत्व है, बोहर के अनुसार अगर हम परिभाषा की बात करें तो बोहर ने यह कहा ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोष व उपांतीय कोष
ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोश व उपांतीय कोश दोनों रिक्त पाए जाएं, दोनों रिक्त, क्या लिखा रहा है, दोनों रिक्त पाए जाते हैं, दोनों रिक्त पाए जाते हैं, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक बात है। मतलब n-1 भी खाली हो और n भी खाली हो, n-1 भी रिक्त हो और n भी खाली हो, तो उनको क्या बोला जाएगा, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर एक और पॉइंट ऐड करते हैं, वर्तमान में इन तत्वों को डी खंड में रखा गया है। कौन से खंड में रखा गया है, कमलेश बताओ, डी खंड में रखा गया है। वर्तमान में कौन से खंड में रखा गया है, डी खंड में रखा गया है।